हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हुआ है या फिर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो आप किस तरीके से अपने केस को शुरू कर सकते हैं या फिर आप क्रिमिनल केस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो जो है हमारा कैसे कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कंप्लेंट या फिर क्रिमिनल केस को फाइल कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, और क्या क्या प्रोसीजर होता है जिससे किसी भी व्यक्ति का क्रिमिनल केस शुरू होता है, और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स कोर्ट फॉलो करती है, और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद वो जो है अपने जजमेंट पर पहुंचती है। ये प्रोसीजर जो है हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी में बताया गया है। इसमें हमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति जैसे ही अपनी एफआईआर रजिस्टर कराता है उसके बाद से कैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करके फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करनी है और जो है ट्रायल को शुरू करना है। ट्रायल को फाइनल स्टेज पर आने के बाद, आर्गुमेंट होने के बाद जो है लास्ट में उसके ऊपर किस तरीके से जजमेंट सुनाना है, और जजमेंट सुनाने के बाद में भी एक स्टेज होती है जहां पे पार्टी को अधिकार होता है कि वो जो है हियरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर अपील रिव्यू रिवीजन में जा सकते हैं। तो आज हम पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अकॉर्डिंग होने वाले क्रिमिनल केस का प्रोसीजर समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई भी क्राइम घटित होता है तो पार्टीज क्या करती हैं, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुआ है वो क्या करेगा, जाकर पुलिस स्टेशन में अपने सबसे फर्स्ट स्टेप एफआईआर रजिस्टर कराएगा। एफआईआर रजिस्टर जो है दो तरीके से की जाती है। अगर पुलिस को लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एफआईआर को रजिस्टर करते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में उस एफआईआर को रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करने के बाद में उसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट दी जो है परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं शुरू कर सकती है। लेकिन वहीं पर बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 154 के अंदर जो भी एफआईआर रजिस्टर की जाती है वहां पर पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि वो जो है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट और द मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को शुरू कर सकती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करती है उस ऑफेंस के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चीजें उसको मिलती हैं उसके बाद वो चार्जेस क्या कहते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाती है, और फाइनल रिपोर्ट में चार्जशीट जो है दाखिल करके मजिस्ट्रेट साहब को भेज देती है। मजिस्ट्रेट साहब को जब ऐसा लगता है कि जो भी चार्जशीट पुलिस के द्वारा लाई गई है उसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस बन रहा है तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिनके सामने जो है पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है वो जो है चार्ज फ्रेमिंग करेंगे, और चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद सबसे पहले उन्हें यह देखना होता है कि अगर प्राइमे फेसियाई की कोई केस बन रहा है तो ऐसे केसेस में वो जो है डायरेक्ट जो है चार्ज को फ्रेम कर देते हैं एक्यूज्ड के ऊपर। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं आप जो है उस पर प्लीड गिल्टी कर रहे हो या नहीं। अगर एक्यूज्ड अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस पर प्लीड गिल्टी कर लेता है तो कोर्ट इसी स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट में जजमेंट सुना सकती है, और उसके क्योंकि उसने क्या किया है, जो भी चार्जेस और एक्यूजेशन उसके ऊपर लगे थे उसने अपने जो है गिल्ट को प्लीड कर लिया है। अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस मंगाए जाएंगे और यहां से ट्रायल का प्रोसीजर पूरा शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होंगे, डिफेंस के एविडेंसेस होंगे, फाइनल आर्गुमेंट पार्टीज के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिस भी कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है उसके ऊपर अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो ये तो एक हमारा जनरल प्रोसीजर अभी हमें यहाँ पे इस चार्ट में देखने को मिल रहा है, जहां पे जो है इस तरीके से क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और क्रिमिनल ट्रायल को इस तरीके से इनिशिएट किया जाता है। लेकिन इसका पूरा डिटेल्ड ब्यौरा मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूं। जो भी वीडियोस आप मुझसे देखना चाहते हैं यहां पे अपना सजेशन दे सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि सबसे पहले जैसे ही कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो इंडिया में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीडिंग चलाई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर केस हो। चाहे जैसे ही ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बाद आप एफआईआर रजिस्टर कराने जा रहे हो, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, या फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है जब पुलिस ने, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करके
चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं जो फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पर किसी भी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, और फिर ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है। और ट्रायल कंडक्ट करने के बाद दोनों पार्टियों की हियरिंग होने के बाद, फाइनल आर्गूमेंट्स होने के बाद उस पर जजमेंट आ गया है, और जजमेंट आने के बाद अगर एग्रीव्ड पार्टी हमारी जाना चाहती है कहीं भी अपील और रिवीजन में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो है पूरा का पूरा ये प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में ही दिया गया है और वहीं से जो है फॉलो किया जाएगा। जब बात होती है क्रिमिनल केसेस को फाइल करने की, तो हमें जो है इंडिया में 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज होता है प्री ट्रायल स्टेज। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ऑफेंसेस जहां पर कोई भी ऑफेंस कमिट और उसकी एफआईआर जो है रजिस्टर करा दी गई है। उसके बाद जो है ट्रायल स्टेज होता है, जब अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पुलिस सबमिट कर देती है। किसको सबमिट कर देती है? हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करके क्या करते हैं, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद में क्या यहां पे क्या करेंगे, जो है इशू को फ्रेम करेंगे या चार्जेस को फ्रेम करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो है इशू फ्रेम होने के बाद से जब तक क्या कहते हैं जजमेंट नहीं आ जाता, ठीक, इशू फ्रेम होने के बाद में जब तक जजमेंट नहीं आ जाता उसको जो है हम ट्रायल स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद ट्रायल के जजमेंट को आने के बाद में उससे एग्रीव्ड पार्टी क्या करती है, अपील में जाती है, रिवीजन में जाती है, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस कराया जाता है, उसको जो है हम पोस्ट ट्रायल स्टेज बोलते हैं। तो बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल जो है इन्हीं तीनों स्टेजों का जो है कॉम्बिनेशन है, और इन्हीं तीनों स्टेज में हमको जो है लगभग 25 स्टेप फॉलो करने होते हैं जब किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का कंप्लीशन हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमीशन ऑफ ऑफेंस। जैसे ही कोई घटना घटित होगी, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो सबसे पहले सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का रोल आएगा, और उसमें पार्टी जाकर पुलिस को अपनी सारी की सारी दिक्कतें बताएगी, और पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, कॉग्निजेबल केसेस में सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हुए उसकी एफआईआर को रजिस्टर करेंगे। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वो जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए यहाँ पे सेक्शन 154 में उनके पास पूरी पावर होती है कि वो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं या फिर एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको अरेस्ट कर सकती है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑफेंस जहां पे हमें देखने को मिलता है कि इंफॉर्मेशन ऑन दी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक, तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अगर कोई भी पार्टी जाकर पुलिस को ये इन्फॉर्म करती है या फिर एफआईआर रजिस्टर कराती है, तो ऐसे ऑफेंसेस को जो है पुलिस रजिस्टर करती है एज पर सेक्शन 155 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और इसमें जो है पुलिस को अधिकार नहीं होता है, पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है या पार्टी को अरेस्ट करना है जिसके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगे हैं और एफआईआर को कराया गया है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले पुलिस को क्या करना होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। तो ऑफेंस जैसे ही कमिट होगा, सबसे पहले पार्टी जो है पुलिस स्टेशन जाएगी, वहां पे ये पता करेंगे पुलिस वाले कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो 154 में एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 में वो एफआईआर को रजिस्टर करेंगे। अगर पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर देती है तो ऐसे केसेस में पार्टी के पास क्या अधिकार होता है, सबसे पहले पार्टी के पास अधिकार होता है कि वो जो है उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर वाले अधिकारी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है और बता सकता है कि वहां पे मैं अपना ऑफेंस कमिट हुआ है और मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं, तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डायरेक्ट उस एफआईआर को लिख सकते हैं या फिर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को बोलकर उस व्यक्ति की एफआईआर को लिखा सकते हैं। अगर उससे भी आपको रियायत नहीं मिल रही है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको जो है कंप्लेंट डायरेक्ट जो भी आपकी शिकायत है या जो भी आपके साथ ऑफेंस घटित हुआ है उसकी एक कंप्लेंट जो है लिखनी होगी, और वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वो डायरेक्ट कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट कर सकते हो। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है आपकी कंप्लेंट के बेसिस पर, आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पर कि आपके साथ में जो कुछ भी गलत हुआ है और उसके ऊपर उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, आपके जो है केस को इनिशिएट कर सकते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो जो है सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग पुलिस को क्या करेंगे, आदेश देंगे और वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी इंक्वायरी खुद से कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट से करा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया जब पुलिस आपकी एफआईआर को लिखने से मना कर देती है और आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अप्रोच कर चुके हैं तब भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप जो है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट डायरेक्ट, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि पार्टीज क्रिमिनल केस को इस तरीके से भी फाइल कर सकती हैं। मूविंग अहेड, तीसरी स्टेज जो आती है वो आती है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है।
जैसे ही आपकी एफआईआर जो है लॉन्च हुई वैसे ही पुलिस का काम शुरू हो जाता है और पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है अगर कॉग्निजेबल केस है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट थी नॉन कॉग्निजेबल केस में और उसने वो जो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उस परमिशन को ले लिया है, उसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देगी, केस से रिलेटेड घटना स्थल पर जाएगी और वहां से जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट हो रखे होंगे या फिर उस ऑफेंस को होते हुए किसी भी व्यक्ति ने देखा है तो उसके सारे विटनेसेस और एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी और अपनी एक जो है रिपोर्ट तैयार करेगी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, उसमें जिस भी व्यक्ति ने एफआईआर लिखाई है उसके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वहां पर आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो किस तरीके से हुआ, कौन सी घटना पे हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपको पुलिस को बतानी होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या क्या चीजें देखती है, पुलिस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, क्या कि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन किस लिए करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि उसको सारे के सारे एविडेंसेस इकट्ठे हो सके। इंट्रोगेटरी स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के जो भी जो है इंट्रोगेटरी या फिर ऐसे स्टेटमेंट जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों का पता लग सकता है उसको भी जो है वो रजिस्टर करेगी। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जितने भी विटनेसेस जितने भी गवाह उस घटना स्थल पर मौजूद होंगे या फिर उस ऑफेंस को होते हुए किसी ने देखा है तो उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। चौथा साइंटिफिक एनालिसिस ओपिनियन इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एट एनी स्टेट डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्यूज्ड पर्सन कैन बी अरेस्टेड। ठीक कि साइंटिफिक एविडेंसेस फॉरेंसिक वाले लोगों की भी मदद ली जाएगी और जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ऐसा लगता है कि उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको अरेस्ट करना पड़ेगा तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के समय ही क्या कर सकती है, पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ठीक, चौथा स्टेप होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पुलिस उसको आकर कॉग्निजेबल केसेस में क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को जो है पूरा अधिकार होता है कि वो रजिस्टर एफआईआर होने के बाद ही क्या कर सकता है, अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट्स में लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब ऐसी बेल जहां पर आप अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके ये बोलते हो कि मेरे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, हो सकता है इसमें मेरा अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के बाद क्या किया जाए, आपके जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आपके घर पे आती है या फिर जहां भी आप हैं वहां पे आपको अरेस्ट करने आती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल को दिखा सकते हैं जिससे कि आपको वो अरेस्ट नहीं करके ले जा पाएंगे। पांचवा जो राइट होता है वो होता है अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अगर कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाना है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है, तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसको क्या कर सकती है, कॉग्निजेबल केसेस में उसको अरेस्ट करके उसको जो है पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और पुलिस कस्टडी में उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। सिक्स्थ होता है प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अरेस्ट हुआ है, इसी वजह से उसको क्या करना होगा, अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी छोड़कर 24 घंटे में उस व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। आप देखते हो अमूमन तौर पर जैसे ही किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट किया जाता है सबसे पहले उसको पुलिस क्या करती है, 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को जो है पुलिस की रिमांड में भेजा जाना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 24 घंटे का समय पूरा कंप्लीट होता है, 24 घंटे में उस एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को रिमांड पे भेज सकते हैं या फिर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, जुडिशियल कस्टडी में ये फर्क है कि आपको जेल में ही सेंड किया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है आपकी देखरेख जो है जेलर के द्वारा या फिर जेल कस्टडी के जो भी ऑफिसर होंगे उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर रिमांड में भेजा जाएगा तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उन्हीं के ऑफिसर्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो आपको वहीं पर लॉकअप में बिठा के रखेंगे और आपसे बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो यहां पे ये डिफरेंस होता है। तो अगर पुलिस ये प्रूव कर देती है जैसे ही 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाता है कि इसकी
कस्टडी हमें चाहिए, इसकी रिमांड हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारे केस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव व्यक्ति है और इससे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको जो है रिमांड पर भेज देते हैं या फिर जो है उस अथॉरिटी की कस्टडी में भेज देंगे जिस अथॉरिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाइए, टॉर्चर किया जाएगा या फिर बाकी अदर चीजें जो है रिमांड के दौरान इसके साथ हो सकती हैं, तो ऐसे केसेस में वो जो है जुडिशियल कस्टडी में भी उस व्यक्ति को भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो 8वां स्टेप आता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। ठीक, जैसे ही कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो भी हमारी अथॉरिटीज होंगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, वो क्या करेगी, अपनी एक फाइनल रिपोर्ट क्या कहते हैं सबमिट करेगी और एक चार्जशीट फ्रेम करेगी। उस चार्जशीट में जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुई थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या तथ्य पाए गए, क्या क्या एविडेंसेस पुलिस ने बरामद किए, क्या क्या जो है ऑफेंसिव वेपन मिले, हर चीज का पूरा ब्यौरा बनाकर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे और ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके ऊपर प्राइम फेसिया कोई केस बन रहा है या नहीं। ठीक, तो 9वां स्टेप जो होता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है या फिर चार्जशीट सबमिट हुई है या फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में सबसे पहले ये देखेंगे कि उस चार्जशीट के बेसिस पर कोई भी प्राइम फेसिया केस बन रहा है उस एक्यूज्ड व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ कोई भी एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी प्राइम फेसिया केस बन रहा है तो ऐसे केसेस में वो क्या करेंगे, इशू ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स करेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसके अगेंस्ट में वो केस है। अगर वो व्यक्ति सम्मन्स के भेजे जाने पर अपने आप को जो है मेंशन डेट और टाइम पे अपीयर नहीं कराता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उसके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट भी निकाल सकते हैं और जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है अरेस्ट करने के लिए, वो जो है क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को वारंट के बेसिस पे अरेस्ट कर सकता है। तो 10वां स्टेप होता है सर्विस ऑफ समन्स वारंट टू द एक्यूज्ड एंड प्रोड्यूस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर दिस चैप्टर 6 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। 11वां स्टेप जो है अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, एंगेजमेंट ऑफ द एडवोकेट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को सम्मन्स किए जाएंगे और सम्मन्स और वारंट में उसको अपीयर करने का अधिकार दिया जाएगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो है सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है एंगेज करा जाएगा और एंगेज करने के बाद में क्या किया जाएगा, उसको जो है कोर्ट में आने के लिए अपीयरेंस के लिए टाइम दिया जाएगा और उस पे वो जो है जब अपीयर होगा तो वो अपने मन पसंद का एडवोकेट लेकर आ सकता है जो कि उसको उस केस में डिफेंड करेगा। ठीक, उसके बाद जो 12वां स्टेप होता है वो होता है फाइलिंग बेल एप्लीकेशन और फर्निश्ड सिक्योरिटी। उसके बाद पार्टीज जो है जिसके अगेंस्ट वो क्रिमिनल केसेस चालू हो गया है और क्रिमिनल केसेस के बेसिस पे उसको ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट में बेल की जा सकती है, तो जब जितना ड्यूरिंग द ट्रायल उसका क्या होगा, उस ड्यूरिंग द ट्रायल अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसमें वो कोर्ट से बेल मांग सकता है जब तक कि उसके अगेंस्ट में कोई भी जजमेंट नहीं आ जाती। और बेल मांगने के लिए वो जो है फर्निश्ड सिक्योरिटी, जो भी कोर्ट के द्वारा शर्तें रखी जाएंगी या सिक्योरिटी फर्निश करने की कोशिश कराई जाएगी, वो सिक्योरिटी बॉन्ड भी साइन कराया जा सकता है। 13वां जो स्टेप होता है डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द काउंसिल ऑफ डिफेंस। ठीक, ये यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि इसके बाद जैसे ही वो जो है अपनी बेल एप्लीकेशन को फाइल करेंगे उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट सुनेगी और कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद ये डिसाइड करेगी कि उस व्यक्ति को बेल दे देनी चाहिए या फिर उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाना चाहिए। अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ड्यूरिंग द ट्रायल या फिर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो जो है एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा और कोर्ट के बुलाने पर उसको जो है दोबारा वो अपीयर नहीं करेगा या फिर देश छोड़ के भी वो भाग सकता है, तो ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जो है जेल में भेज सकते हैं जब तक कि उसके अगेंस्ट भी पूरा का पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करके ट्रायल किया जा रहा है तब। या फिर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है नहीं भागेगा और इस व्यक्ति के अगेंस्ट इतने हीनियस चार्जेस नहीं है और इसके अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन रहा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करा के या फिर बेल बॉन्ड साइन करा के उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं।
मूविंग अहेड, जो 14वां जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का। और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यहाँ पे जो है, जो भी फाइनल रिपोर्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने सबमिट की है, उसके बेसिस पर क्या, उसके बेसिस पर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई भी प्राइमा फेसिया केस बनता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फ्रेम कर देंगे चार्जेस उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऊपर उनको ट्रायल चलाना है। तो अब तक की जितनी स्टेजेस हैं, ठीक, जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है या फिर ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद यहां पे समझिए एफआईआर रजिस्टर हुई और ये जो है अभी तक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज ही मानी जाएगी। यहां से जब से ऑफेंस कमिट हुआ है, जब तक कि जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई करके, क्या, अपना माइंड अप्लाई करके चार्जशीट के बेसिस पर फ्रेम चार्जेस नहीं किए हैं। तो जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस को चलाने के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करते हैं, तो ऐसे केसेस में वहां से यह माना जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज से कि यहां से अब जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो रही है और यहां से ट्रायल शुरू किया जा रहा है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं, उसके बाद जो है पूछा जाता है एक्यूज्ड पर्सन से कि जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं उसमें आप अपने आप को प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं। प्लीड गिल्टी का मतलब आपके ऊपर लगे हुए एक्यूजेशन या चार्जेस को आप जो है एक्सेप्ट करते हो। अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं या फिर फ्रेम किए गए हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में प्लीड गिल्टी के बेसिस पे ही कोर्ट क्या कर सकती है, जो है उसके ऊपर जो है क्या, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट जो है पूरा का पूरा जजमेंट सुना सकती है, क्योंकि एक्यूज्ड जिसके ऊपर वो एलिगेशंस लगे थे, चार्जेस फ्रेम हुए थे, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने ही ये ऑफेंस किया है, तो उसको डायरेक्टली कोर्ट इसी प्रोसीजर के बाद जो है डायरेक्ट जजमेंट सुनाकर क्या कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। मूविंग अहेड, अब आता है हमारा, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है पूरे के पूरे रिपोर्ट सबमिट हुई है और चार्जेस फ्रेम कर दी गए हैं, वो अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को जो है एक्यूज्ड पर्सन क्या कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता, मैं जो है यहां पर आपको कोई भी चार्जेस आपके ऊपर, आपने जो मेरे ऊपर एक्विजिशन लगाए हैं, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो ऐसे केसेस में फिर जो है कोर्ट का जो है ट्रायल शुरू होता है और यहां पे सबसे पहले अब जो है क्या, दूसरी स्टेज कोर्ट में आ गई है जहां पर कि इशू ऑफ चार्ज फ्रेमिंग हुआ है। चार्ज फ्रेमिंग के बाद प्लीड गिल्टी एक्यूज्ड ने नहीं किया, उसके बाद जो 17वीं स्टेज होगी वो होगी हमारी कमिटमेंट ऑफ ट्रायल। यहां से हमारा जो है ट्रायल का पूरा प्रोसीजर शुरू होगा। यहां पे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग 4 तरीके के जो है हमें जो है ट्रायल्स बताए गए हैं। पहला होता है हमारा वारंट ट्रायल, दूसरा होता है हमारा जो है, पहला होता है सेशंस ट्रायल, दूसरा होता है वारंट ट्रायल, तीसरा होता है समन्स ट्रायल और चौथा होता है समरी ट्रायल। ये 4 तरीके के ट्रायल होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्ट, अगर वो सेशंस कोर्ट है तो सेशन कोर्ट्स का प्रोसीजर जो भी बताया गया है उसको फॉलो करेगी। अगर ऐसा कोई केस है जो कि वारंट ट्रायल की तरह ट्रीट किया जाना है या फिर समन्स ट्रायल की तरह ट्रीट किया जाना है या फिर समरी ट्रायल की तरह ट्रीट किया जाना है, उसकी तरह जो है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सारे प्रोसीजर हमको सेक्शन 225 से लेकर सेक्शन 259 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमको दिए गए हैं। इन्हीं को फॉलो करते हुए कोई भी क्रिमिनल ट्रायल इंडिया में चलाया जाता है और उसके बाद सबसे पहले जो भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस होते हैं कोर्ट जो है उनको बुलाती है और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लेती है। उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद जो है क्या, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, जो भी एक्यूज्ड पर्सन के स्टेटमेंट है उनको जो है कोर्ट क्या करेगी, उनको रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड जैसे ही रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे फिर डिफेंस के एविडेंसेस को बुलाया जाएगा और डिफेंस के एविडेंसेस को, जो भी उसके विटनेसेस और एविडेंसेस होंगे उनको जो है कोर्ट में लाकर उनसे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इन सारे स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट कराया जाता है। क्या फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो भी डिफेंस का काउंसिल होता है, जिसके ऊपर एक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस लगे हैं उसके काउंसिल क्या करते हैं, अपने अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखते हैं और अपने अपने एविडेंसेस या फिर जो भी विटनेसेस उनके आए हैं उनके एविडेंसेस को कॉर्पोरेट कर अपने केस को जीतने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है
फाइनल आर्गुमेंट के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखकर क्या करते हैं, सबसे पहले जजमेंट सुनाते हैं या फिर सेंटेंस जो है अवार्ड करते हैं। जजमेंट देंगे तो अगर उनको ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे एक्यूज्ड व्यक्ति ने ही वो क्राइम किया है तो उसको जजमेंट के साथ साथ सेंटेंस भी जो है प्रोवाइड की जाएगी। और अगर उनको ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस लगे हैं उसके खिलाफ जो है ये फर्जी केस है या फिर कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें उसको उस किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जजमेंट देना पड़े, तो उस केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंस होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई जजमेंट आ गया है और उस जजमेंट को लेकर वो व्यक्ति क्या है, उस जो भी डिसीजन उसके खिलाफ आया है, जो भी सेंटेंस उसको जो है सुनाया गया है उससे वो एग्रीव्ड करता है या उसको कम कराना चाहता है, तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, वो जो है आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंस की जो है एक एप्लीकेशन कोर्ट में देगा और उसकी सेंटेंस के ऊपर जो भी पनिशमेंट उसको मिली है उसके ऊपर भी कोर्ट जो है अलग से सुनवाई करता है। मूविंग अहेड, उसके बाद आता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट पासिंग सेंटेंस। उसके बाद फाइनल जो है, फाइनली क्या करते हैं, कोर्ट जो है क्या एक जजमेंट पास करते हैं जिसमें अगर उन्होंने क्या कहते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ सेंटेंस में कोई भी पनिशमेंट नेगोशिएट करके कम की है तो उसके बाद फाइनल जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से इंडिया में क्रिमिनल ट्रायल्स चलाए जाते हैं। इसके बाद एक और स्टेज आती है जो जिससे हम पोस्ट ट्रायल स्टेज बोलते हैं। और पोस्ट ट्रायल स्टेज में ये ट्रायल होती है कि जब आपने कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ और उसके बाद आपने एफआईआर की, एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम हुए, चार्ज फ्रेम होने के बाद यहां पे आपके अगेंस्ट में जजमेंट आ गया। जजमेंट तो यहां से यहां तक जैसे ही चार्ज फ्रेम तक की स्टेज रही तो ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज रही, उसके बाद ये ट्रायल की स्टेज रही और ये जजमेंट आने तक ये ट्रायल की ही स्टेज चली। अब उसके बाद एक और स्टेज हमें देखने को मिलती है जहां पे हमें पोस्ट ट्रायल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमें वो एग्रीव्ड पार्टियां देखने को मिलती हैं जो भी किसी भी कोर्ट के जजमेंट से एग्रीव्ड होती हैं और वो एग्रीव्ड पार्टियों के पास अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती हैं, वो जो भी हमारे सीआरपीसीज में स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उसमें जो है रिवीजन और एप्लीकेशन ऑफ अपील को फाइल कर सकती हैं, जिसमें वो क्या करेंगी, जिसमें वो जो है अपने जो भी डिसीजन उनके खिलाफ आया है उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाकर क्या करेंगी, उसको चैलेंज करेंगी और विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 60 और 90 डेज का दे रखा है उसमें वो रिवीजन या फिर अपील को फाइल कर सकती है। मूविंग अहेड, उसके बाद एक और स्टेप आता है कि जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट और द कोर्ट हैविंग द रिविजनल जुरिडिक्शन। ठीक, जजमेंट उसके द्वारा, कौन से कोर्ट्स के द्वारा, जिसके पास अपील गई है या फिर जिसके पास रिवीजन गया है। ठीक, वो कोर्ट जो है उस मैटर को डिसाइड करेगी अपील और रिवीजन में, उसके द्वारा जजमेंट दिया जाएगा और उसके बाद जो भी सेंटेंस अपीलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाएगी उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। तो यही हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम जो है अपीलेट और रिविजनल कोर्ट के पूरे जजमेंट की जो भी सेंटेंस होती है, जजमेंट होता है, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है किसी भी केस को शुरू से फाइल करने से लेकर लास्ट तक कैसे उस केस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल केस का एक ट्रायल चलाया जाता है। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा और आपने इसमें पूरी तरह से समझा होगा कि अगर आपको कोई भी क्रिमिनल केस फाइल करना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और आपके केस को स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक किन किन स्टेप से आपको गुजरना होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।